हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेचर्स एकेडमी। आज हम इकोलाइन के बारे में जानेंगे। इसको इकोलाइन या इकोक्लाइन कहते हैं, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल या मोस्ट एक्सेप्टेड जो वर्ड है दैट इज़ इकोक्लाइन। ये इकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको समझना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इकोक्लाइन। मेरे पीछे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें एक साइड में जो कैक्टस का प्लांट है आप ये समझ सकते हैं वो डेजर्ट का प्लांट है, दूसरे साइड में ट्रीज़ हैं, और उसके बाद जो ट्रीज़ हैं वो अल्पाइन जोन में पाए जाते हैं। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, इकोटोन जैसा है, बट इकोटोन का कॉन्सेप्ट इज़ टोटली डिफरेंट इकोक्लाइन के कॉन्सेप्ट से। इसको आगे हम अभी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये टर्म के बारे में जानते हैं। इकोक्लाइन को दूसरे शब्दों में इकोलाइन भी कहा जाता है और इकोलाइन, ठीक है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड जो वर्ड है वो इकोक्लाइन ही है। इकोलाइन का यूज़ बहुत कम किया जाता है। अब जो ये वर्ड है ना, या जो टर्म है इकोक्लाइन, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। अब इसमें जो इको है, जैसे आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, तो ये बना हुआ है ग्रीक वर्ड ओइकोस से, जिसका मतलब आपको पता होगा इकोलॉजी में हाउस या ड्वेलिंग प्लेस कहते हैं इसको, या ड्वेलिंग प्लेस मतलब जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है। दूसरा जो शब्द है क्लाइन का, क्लाइन ये भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड जो है वो है क्लाइनिन। इसका मतलब होता है टू लीन या टू स्लोप। अब इसको अगर समझें तो स्लोप का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे कोई चीज़ कम होते जाना, धीरे धीरे किसी चीज़ का कम होते जाना। यहाँ पे कम होने का मतलब ये है कि ग्रेजुअल चेंज होता है इन दी एनवायरमेंटल कंडीशंस। और आपको पता होगा वो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो ऑर्गेनिज्म को सीधे तौर पे इफ़ेक्ट करती हैं। किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या जो एनवायरनमेंट है उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। इसी से इकोक्लाइन बनता है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब आप एक डेजर्ट एरिया से एक हिल स्टेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, हिल स्टेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखो डेजर्ट एरिया में क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो हॉट होगा, है ना, ड्राई होगा। जो एनवायरनमेंट है या जो क्लाइमेट है वो हॉट और ड्राई होगा। हिल पे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो इसकी अपेक्षा लो होगा या कूल होगा। यहीं पे हिल से और आगे हम अगर बढ़ें, कह सकते हैं आप एकदम से टेम्परेट फॉरेस्ट की तरफ, टेम्परेट फॉरेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से कोल्ड क्लाइमेट होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे होंगे। ये बात समझ में आ रही है, कोल्ड क्लाइमेट या कोल्ड एनवायरनमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेजुअल चेंज है इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये चेंज कहलाता है इकोक्लाइन, क्योंकि उसी एनवायरनमेंट में जो ग्रेजुअल चेंज आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली स्पीशीज़ के कॉम्पोजिशन में भी चेंज आएगा। ये इकोटोन से थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि ट्रांजिशन जोन के आसपास ही ये इकोक्लाइन का कॉन्सेप्ट बना है, बट ये इकोटोन नहीं है, इट इज़ डिफरेंट देन इकोटोन, ठीक है। इसको आगे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक ग्रेजुअल चेंज आपको देखने को मिलता है, ग्रेजुअल चेंज इन एनवायरनमेंट या इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है।
अब इसी ग्रेजुअल चेंज को, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो भी ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं, इसी को आप कहते हैं इको लाइन या इको क्लाइन। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, इकोलाइन की डेफिनेशन आपके सामने है। एन इकोलाइन और इकोक्लाइन इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज, ठीक है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप और कम्युनिटीज अक्रॉस जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। मतलब एनवायरनमेंट में जो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग स्पीशीज का कॉम्पोजिशन, उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों चेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इकोक्लाइन और इकोलाइन। ठीक है, दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं इट इज a continuous ecological gradient where environmental conditions and species compositions change progressively without a sharp boundary। ये जो sharp boundary है ना, ये इकोटोन में होती है, एक sharp change होता है, बट यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे चेंज होती हैं। ठीक है, वही बात है अपने यहाँ पे कर रहे हैं, हॉट टेम्परेचर से हम मॉडरेट टेम्परेचर की तरफ, जहाँ पे मिक्स्ड क्लाइमेट है वहाँ गए, और वहाँ से अगर हिल्स की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा, एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्पीशीज़ के कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा। ठीक है, चलिए, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि एक एरिया से दूसरे या एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाने पर जो एनवायरमेंटल कंडीशन में जो चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी चेंज होती है। ठीक है, अब ये ग्रेजुअल चेंज होता कैसे है? अब ये ग्रेजुअल चेंज जो है किस किस फैक्टर्स में होता है? जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में मैंने आपको बताया, क्लाइमेट में तो चेंज हो ही रहा है, उसके साथ साथ मॉइस्चर का मतलब ये है कि सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट में, एयर के मॉइस्चर कंटेंट में, ह्यूमिडिटी यानी कि एयर का मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, ग्रेजुअली चेंज होंगी, धीरे धीरे, ऐसे सडनली चेंज नहीं होंगी। टेम्परेचर है, अगर आप किसी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले एरिया में जा रहे हैं तो पहले हाई टेम्परेचर है, उसके बाद मॉडरेट टेम्परेचर होगा, मॉडरेट, और उसके बाद लो टेम्परेचर होगा। अभी इसकी बात आगे करेंगे कैसे होता है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को दूसरे शब्दों में हम एलिवेशन भी कहते हैं। एलिवेशन, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सी लेवल से किसी भी एरिया की कितनी हाइट है। एल्टीट्यूड का लिटरल मीनिंग होता है हाइट अबव सी लेवल, हाइट अबव सी लेवल, इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड या एलिवेशन। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने देखा होगा कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो ना, ट्रैवल तो हम सभी करते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं जो ट्रैवल नहीं करता हो। ठीक है, तो उसमें रेलवे स्टेशन पे जब भी जाओ, जहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा होता है ना, प्लेटफॉर्म के एंड वाले एरिया में, वहाँ नीचे शब्दों में लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। मान लीजिए कोई एरिया है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर है, 150 मीटर है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एलिवेशन। और इसी सी लेवल को एक मानक माना गया है, जिससे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है एलिवेशन बढ़ता जाता है, एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, उसी तरह से क्लाइमेट में चेंज आता जाता है। जैसे इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब इस सी लेवल वाले कंडीशन में सबसे नीचे, इसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको, एल्टीट्यूड की बात अपने कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की ये ध्यान देना। सबसे नीचे आते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो टेम्परेट रीजन होगा। इसके ऊपर अगर बढ़ते हैं तो एल्पाइन रीजन होगा, और सबसे ऊपर होता है स्नो लाइन। ये फाइटोजियोग्राफी में आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक, स्नो लाइन, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ही हायर एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ होते हैं। ट्रॉपिकल में जैसे जो भी गैंगेटिक प्लेन वाले क्षेत्र हैं या प्लेन्स हैं या डेजर्ट एरियाज़ हैं, ठीक है, टेम्परेट में थोड़ा सा कम, मतलब हिल्स जहाँ से स्टार्ट होना शुरू होते हैं। एल्पाइन का मतलब आपको पता ही है, जहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स वाले प्लांट जो मोस्टली ठंडे जगहों पे उगते हैं। तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल से टेम्परेट, एल्पाइन और स्नो लाइन की तरफ बढ़ते हैं, जो एल्टीट्यूड है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। और इस एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ का कॉम्पोजिशन और क्लाइमेट
में चेंज आता है। ठीक है, तो इस तरह से लोअर टू हायर, ये लो एल्टीट्यूड है तो लो टू हाई एल्टीट्यूड पे ये चीज़ें चेंज होती हैं, लो टू हाई एल्टीट्यूड पे चेंज आता है। ठीक है, सॉइल कंपोजिशन में भी चेंज होता है। अब सॉइल कंपोजिशन में क्या चेंजेस आते हैं, आपको पता होगा, सॉइल साइंस जिन बच्चों ने पढ़ी होगी उनको पता होगा कि सॉइल हर जगह का अलग अलग होता है। अगर वो डिफरेंट रीजन है तो सॉइल के कंपोजिशन में मतलब सॉइल टाइप यहाँ पे अलग होगा, अगर हिल है तो वहाँ पे सॉइल टाइप अलग होगा, डेजर्ट में सॉइल टाइप अलग होगा, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस अलग होगा। अब सॉइल का एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, इस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो सॉइल टाइप चेंज होगा, सॉइल की फिजिकल और केमिकल यानी कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है ग्रेजुअली, ये सारा चेंज जो है वो ग्रेजुअली हो रहा है। ठीक है, सैलिनिटी, अब सॉइल और वाटर कंटेंट की, सैलिनिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेंट ये जो है वो चेंज होगा। सैलिनिटी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये कोस्टल एरियाज़ के बारे में होता है, कोस्टल एरियाज़ के बारे में हम इसकी बात करते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र जो हैं उनकी बात करते हैं, समुद्र तट से फिर प्लेन्स की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो। कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी हैं जो इस ग्रेजुअल चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इकोक्लाइन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कंपटीशन यहाँ पे दिया हुआ कंपटीशन। अब स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन है, अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन है, अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में अगर कंपटीशन है तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। ठीक है, मतलब बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़। और अगर सेम स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन है, जैसे हम अब मानवों की का एग्जांपल अगर ले लें तो हम कहने का तो ह्यूमन है बट हमारे बीच भी कंपटीशन है, कई प्रकार के कंपटीशन है ना, तो ऐसे प्लांट्स भी compete करते हैं। तो इंटर स्पेसिफिक मतलब विद इन डिफरेंट स्पीशीज़ कंपटीशन है, और इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है कि कि एक ही स्पीशीज़ के दो इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन, स्पेसिफिक। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक दो तरह का कंपटीशन है। अब ये कंपटीशन क्यों होता है, ये कंपटीशन होता है फॉर द रिसोर्सेज, फॉर द जितने भी रिसोर्सेज, भाई खाना सबको चाहिए, जगह सबको चाहिए। ठीक है, फॉर फूड, वाटर, ठीक है, एरिया, सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये कंपटीशन होता रहता है। ठीक, तो ये जो चेंज आता है, ये ग्रेजुअल चेंज जो है, ये बायोटिक फैक्टर्स में देखने को मिलता है, बायोटिक फैक्टर्स में भी देखने को मिलता है और एबायोटिक फैक्टर्स में भी देखने को मिलता है। बायोटिक फैक्टर मतलब जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं वो। ठीक है, अब ये जो चेंज आया, ये एक ग्रेडियंट ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये कि स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन चेंज होगी प्रोग्रेसिवली, ये आप समझ गए। ठीक है, ट्रांजिशन जोन्स में होगा, जहाँ पे इकोटोन होगा वहाँ पे होगा ट्रांजिशन जोन, वही बनता है जहाँ पे इकोटोन होता है। ठीक है, शार्प बाउंड्री। ठीक है, अब स्पीशीज़ कंपोजिशन मतलब अलग अलग स्पीशीज़ होंगी। अब जो स्पीशीज़ मतलब जिस इकोसिस्टम में हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रासलैंड से अगर हम फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो फॉरेस्ट की जो प्लांट स्पीशीज़ होंगी वो ग्रासलैंड स्पीशीज़ को धीरे धीरे क्या होंगे, रिप्लेस करेंगी। ठीक है, फॉरेस्ट स्पीशीज़ का नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और ट्रांजिशन जोन में ये होगा, मतलब इकोटोन वाले जोन में ही इकोक्लाइन होगा। ये चेंज जब चेंज हो गया तब तो ये इकोटोन या इकोक्लाइन खत्म हो गया, इकोटोन वाले रीजन में ही ये चेंज होगा। ठीक, बट ये इकोटोन नहीं है क्योंकि इकोटोन में शार्प बाउंड्री है, एक शार्प बाउंड्री बनती है। ठीक है, जबकि इकोक्लाइन में ऐसा नहीं, ही ग्रेजुअल धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूअस नॉट अब्रप्ट चेंज, कंटिन्यूअस धीरे धीरे कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है इकोक्लाइन की कंडीशन, जो वो स्पीशीज डाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल कंडीशंस के एस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं बट ग्रेजुअली होती हैं। अगर वो एब्रप्ट होती तो वो इकोटोन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता।
तो ये ग्रेजुअल होता है, कॉन्टिन्यूअस और ग्रेजुअल चेंज होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं इकोक्लाइन के, हम उनकी बात कर लेते हैं। अब जैसे पहला होता है एल्टीट्यूड इकोलाइन। जैसे हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे थे ना, अब देखें जैसे हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से टेम्परेट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, टेम्परेट से एल्पाइन, एल्पाइन से भी टुंड्रा, या ये कह सकते हैं स्नो लाइन वाले एरियाज में बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ क्या एल्टीट्यूड भी बढ़ता जाता है। और ये जो रीजन है इसका, ये जो रीजन है जहाँ पे ट्रांजिशन जोन बन रहा है, वहाँ पे इकोक्लाइन वाला कंडीशन भी होगा, ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा स्पीशीज डाइवर्सिटी में, क्लाइमेटिक कंडीशन में, जितनी भी चीज़ें आपने देखी। तो ये एल्टीट्यूडिनल या एल्टीट्यूड इकोलाइन का एग्जाम्पल है। जैसे हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से टेम्परेट, टेम्परेट से एल्पाइन। ये मीडोज जो है ना, मीडो जो बच्चों को नहीं पता, ये ग्रासलैंड होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास, तो ये ग्रासलैंड होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड यहाँ से बढ़ रहा है, ये जो बनाया हुआ ना, इसका मतलब है एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, अलग अलग कॉम्पोजिशन स्पीशीज़ की आती जा रही है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इससे टेम्परेट फॉरेस्ट और अल्पाइन ग्रासलैंड। ये जो अल्पाइन मीडोज आपको दिखा है ग्रासलैंड ये, और स्नो वेजिटेशन टुंड्रा, इसी तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं। तो ये एल्टीट्यूड इकोक्लाइन होता है। इसके बाद आता है सैलिनिटी इकोलाइन। जैसे जैसे सैलिनिटी का मतलब ये है कि जैसे जैसे सैलाइन कंडीशंस चेंज होंगी, उस तरह से जो स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन है एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में, ये भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए ये मैनग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली कोस्टल एरियाज़ पे। मान लो ये सी का एरिया है, समुद्री तट है। ठीक है, सी शोर इसको आप कह सकते हैं, सी शोर मतलब समुद्र का किनारा। अब समुद्र का जो वाटर है ये सैलाइन होता है, नमकीन खारा पानी होता है ना, तो इसके पास ग्रो करते हैं मैनग्रोव्स, ये भी एक चेंज हुआ। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मार्शी वेजिटेशन आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ग्रासलैंड का वेजिटेशन, और उसके बाद में फॉरेस्ट का वेजिटेशन। ठीक है, अब इन एरियाज़ में जो क्लाइमेट होगा वो मिक्स्ड होगा। ठीक है, इन एरियाज़ में क्लाइमेट सामान्यतः जो वो होगा, जो वो मिक्स्ड क्लाइमेट होगा, बट ग्रेजुअल चेंज ज़रूर होगा, थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होगा। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज ये होगा। तो मैनग्रोव्स की तरफ से मार्श वेजिटेशन और ग्रासलैंड और फॉरेस्ट की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं सैलिनिटी इकोक्लाइन। मतलब वही है, डेफिनेशन वही है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में ग्रेजुअल चेंज आना, धीरे धीरे चेंज आना। ये बात समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल इसका है मॉइस्चर इकोक्लाइन। मतलब मॉइस्चर के कंटेंट में क्या चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग इकोक्लाइन कैसे बनता है। तो देखिए ये ज़ीरोफाइट है। ज़ीरोफाइट आपको पता है कहाँ पे बेसिकली ग्रो करेंगे ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स, जहाँ पे डेजर्ट एरिया हो तो डेजर्ट में ग्रो करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लेन एरियाज़ में श्रब्स, और हो सकता है कि प्लेन एरिया में ट्रीज़ भी आएंगे, बट अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट प्लेन एरिया में भी ग्रो करते हैं, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, और टेम्परेट एरिया और अल्पाइन एरियाज़ में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉइस्चर ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन द एयर वाटर कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो ज़ीरोफाइट से श्रब की तरफ और श्रब से ट्री की तरफ यहाँ पे जो जोन बनेगा ये कहलाएगा मॉइस्चर इकोक्लाइन का। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, टेम्परेचर में चेंज होगा, स्लाइट चेंज हो सकता है, वाटर कंटेंट में चेंज हो सकता है, वाटर कंटेंट, और प्लांट की डाइवर्सिटी तो चेंज होगी ही, प्लांट का स्पीशीज कंपोजिशन भी चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई इकोक्लाइन की। थोड़ा सा हम इकोक्लाइन को कंपेयर कर लेते हैं कि इकोक्लाइन और इकोटोन में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। देखिए इकोक्लाइन आपने समझा, अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। और इकोटोन का एक वीडियो भी मैंने पहले बनाया था, इसको मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है,
तो इकोक्लाइन क्या होगा? इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज। अब वो ग्रेजुअल चेंज क्या है? इन द एनवायरमेंटल एज वेल एज स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन। जैसा एनवायरमेंट उस तरह के स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन में ग्रेजुअल चेंज होता जाएगा। ठीक है। इकोटोन में ऐसा नहीं है। इकोटोन क्या है? इकोटोन को हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं, पता होगा आपको। ट्रांजिशन जोन या इसको टेंशन जोन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज होगा, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ग्रेजुअली चेंज होगी, एनवायरमेंटल कंडीशंस ग्रेजुअली चेंज होंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सडन चेंज होगा या शार्प बाउंड्री बनेगी, शार्प बाउंड्री बनेगी बिटवीन इकोसिस्टम्स, टू एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम्स के बीच। अब ये वीडियो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। बिटवीन इकोसिस्टम मतलब कह सकते हैं टू एग्जिस्टिंग इको सिस्टम्स। एग्जाम्पल में जैसे ग्रासलैंड है, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया मान लें, और ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। इसकी अपनी अलग स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, इसकी अपनी अलग स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है। और इस जोन में जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होगी वो मिक्स्ड होगी, और इसी को हम कहते हैं इकोटोन। इसी वाले जोन को हम कहते हैं इकोटोन या ट्रांजिशन जोन। तो इसका वीडियो का लिंक मैं आगे डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वो आप अलग समझ सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोक्लाइन। बस इतना आपको जानना है कि जैसे जैसे हम एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रैवल करते हैं, या एक रीजन से दूसरा रीजन में हम आते हैं, या एक रीजन से दूसरे रीजन में चेंज होता है, मतलब दो रीजन का मतलब इकोसिस्टम, तो एनवायरनमेंट एज वेल एज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में एक ग्रेजुअल चेंज आता है। धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है। और इसी ग्रेजुअल चेंज के अकॉर्डिंग स्पीशीज़ होगी, जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी। इसी को हम इकोक्लाइन कहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू सो मच।